So what is rebate on bill discounting? To revise with, जितने भी बिल्स बैंक डिस्काउंट करता है उनमें से कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो तो करंट ईयर में मेच्योर हो गए, लेकिन कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट ईयर में मेच्योर होंगे। जैसे क्लोजिंग जो डेट होती है बैंक की वो होती है मार्च। जो बिल्स मार्च या उससे पहले मेच्योर हो गए वो तो करंट ईयर के बिल डिस्काउंटेड हो गए, लेकिन कुछ बिल्स जो नेक्स्ट ईयर मेच्योर होने हैं, यानी बैंक का नेक्स्ट ईयर होगा मार्च के बाद, तो जो मार्च के बाद जितने दिन वो बिल टाइम लेगा, लेट्स सपोज अप्रैल 30 अप्रैल को वो बिल मेच्योर होना है, तो 30 मार्च के बाद 31 मार्च के बाद 30 अप्रैल ऑलमोस्ट 30 डेज बनते हैं। तो 30 डेज टोटल डिस्काउंट का कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की बुक्स में आएगा। उसको हम कहते हैं रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंटेड। तो जर्नल एंट्रीज क्या पास होती हैं बैंक की बुक्स में? सबसे पहले जब बैंक में बिल डिस्काउंट करवाया जाता है तो एंट्री होती है बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। ये फुल वैल्यू होती है बिल की टू कस्टमर। लेट्स सपोज बिल है 50,000 का जो कस्टमर देने आया, तो 50,000 में से 10% तो बैंक ने काट लिया, तो कस्टमर को पे किया जाएगा 45,000। तो टू कस्टमर जब उसको नेट अमाउंट पे करा, और ये जो डिस्काउंट के नाम पे हमने 5,000 काटा, ये बैंक की इनकम हो जाती है। अब बैंक हमेशा अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का एक प्रोविजन क्रिएट करता है जिसको हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड भी कहते हैं। ये क्या है कि टोटल जो डिस्काउंट है 5,000 का, इसमें से हो सकता है कुछ हिस्सा नेक्स्ट ईयर हमें रिसीव होगा, यानी जो मार्च के बाद रिसीव होगा वो अमाउंट है 1,000। तो 4,000 तो इस साल की बुक्स में चले जाएगा, तो 1,000 चले जाएगा डिस्काउंट अकाउंट में से। टोटल 5,000 में से 1,000 डेबिट करेंगे तो वो रिबेट में डल जाएगा, रिबेट अकाउंट में, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की बुक्स में जाना है। तो नेक्स्ट ईयर जब ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो ये वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा डिस्काउंट अकाउंट में। एंड एंड ऑफ द ईयर डिस्काउंट अकाउंट में जितना भी पैसा, जितनी भी इनकम एक बैंक अर्न करता है वो क्रेडिट कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2015 का जो रिबेट है वो क्रेडिट होगा 2016 को। 2016 का जो रिबेट कैलकुलेट हुआ वो क्रेडिट होगा 2017 में। इस तरह से नेक्स्ट ईयर रिबेट्स कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? अगर रिबेट इफ इट अपियर्स एज अ बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसको सिर्फ एक ही हेड के अंडर शो करते हैं, लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंडर। लेकिन अगर वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है तो इसकी दो ट्रीटमेंट्स होती हैं, अंडर स्केड्यूल 13 एंड दूसरा होता है स्केड्यूल 5। यानी इंटरेस्ट अर्न में भी दिखाया जाता है एंड लायबिलिटी में भी दिखाया जाता है। दिस पॉइंट विल बी मोर क्लियर जब हम आगे फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इज एडवांसेस। बैंक जो एडवांसेस देता है कस्टमर्स को, उसको क्लासिफाई करता है वो। व्हाई इट नीड टू क्लासिफाई देम? क्योंकि दे नीड टू फाइंड कि मान लो इसके पास 3 कस्टमर्स हैं, ए बी एंड सी। ए कस्टमर जो है उनका प्रिविलेज कस्टमर है, इसकी कभी भी पेमेंट एक भी डिले नहीं हुई, डिफॉल्ट तो दूर की बात है डिले नहीं हुई, तो ये उनका प्रिविलेज कस्टमर है। तो ये कैटेगरी होगी उनकी स्टैंडर्ड एसेट की। बी कस्टमर जो है उसकी कभी डिफॉल्ट नहीं हुई लेकिन कभी कभी डिले हो जाती है, तो इस कैटेगरी को हम कहेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। सी कस्टमर जो है वो टोटली डाउटफुल है, डिफॉल्ट होने के पूरे चांसेस हैं, पता नहीं पैसे भी आते हैं कि नहीं, तो ये डाउटफुल एसेट्स बन जाते हैं बैंक के लिए। और एक और कस्टमर है उसने तो डिफॉल्ट कर दिया, ड्यू डेट निकल गई और पेमेंट ही नहीं करी, तो ये बन जाता है लॉस एसेट। तो कस्टमर्स बैंक के लिए हमेशा एसेट होते हैं। कब? जब बैंक उनको एडवांसेस देता है। तो इन कस्टमर्स को क्लासिफाई किया जाता है कि ये कस्टमर्स बैंक के लिए स्टैंडर्ड हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट हैं, डाउटफुल हैं कि लॉस एसेट है। नाउ स्टैंडर्ड एसेट्स कौन से होंगे? दोज which do not pose any problem and which do not carry any normal risk। कोई रिस्क नहीं है। These are not NPA, ये नॉन परफॉर्मिंग नहीं है, कोई प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इन एसेट्स पे, इन कस्टमर्स पे हमें सारे के सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन सब स्टैंडर्ड एसेट्स आर दोज व्हिच हैव बीन क्लासिफाइड एज, उनको NPA क्लासिफाई कैटेगरी में डाला जाता है क्योंकि उनकी पेमेंट डिले हुई है और वो 12 मंथ्स
नॉट पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, फ्यू मंथ से डिले हुई है, 2 महीने 3 महीने हो गए उन्होंने पेमेंट नहीं करी, वैसे तो वो पेमेंट सारी टाइम पे कर रहे हैं लेकिन 2-3 महीने हो गए हैं, यानी 12 महीने से कम टाइम पीरियड अगर देखा जाता है डिले हो गया है और वो पे नहीं कर रहे हैं, तो ये कस्टमर्स ये चले जाते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी डाउटफुल एसेट्स में, यानी वो एनपीए कैटेगरी है जिन्होंने 12 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड हो गया और अभी भी पेमेंट नहीं करी है, उनका एसेट्स दीज एसेट्स आर सो वीक दैट द कलेक्शन इज हाईली डाउटफुल। ये डाउटफुल कैटेगरी में चले गए क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है कि उन्होंने पेमेंट नहीं करी। और लॉस एसेट्स दैट मीन्स कि इन्होंने पेमेंट करी ही नहीं है, ये टोटल लॉस है, टोटल डिफॉल्ट पार्टी है, कस्टमर्स है, सच एसेट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल, इससे कोई पैसा नहीं आने वाला, तो ये लॉस एसेट्स गिने जाते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। RBI has decided that in respect of accounts where there are potential threats of recovery on account of erosion in the value of securities, कि कोई फ्रॉड ना हो और सिक्योरिटी की वैल्यू भी इरोड ना हो, तो जौन से भी कस्टमर्स हैं 12 महीने से लेस वाले जो हैं वो सब स्टैंडर्ड होते हैं, 12 महीने से ज्यादा डिफॉल्ट हो गए हैं तो वो डाउटफुल हो गए हैं, और इसके अलावा अगर टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो गया तो वो सीधा सीधा लॉस एसेट्स की कैटेगरी में चल जाते हैं। सच अकाउंट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज डाउटफुल एसेट्स और द लॉस एसेट्स, यानी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जो एक कस्टमर डाउटफुल एसेट में आ गया है वो ज्यादातर लॉस एसेट की कैटेगरी में चले जाता है। So it is imperative that the value of primary security qualitative and eligible under ECG cover where applicable should be considered correctly. तो इस स्टेज में यानी जो कस्टमर्स डाउटफुल एसेट्स या लॉस एसेट्स की कैटेगरी में चले गए हैं, फिर देखा जाता है उन्होंने सिक्योरिटी गिरवी क्या रखा था एडवांस लेने के टाइम पे, कोई प्राइमरी सिक्योरिटी रखी थी, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी यानी शेयर्स फॉर्म में कोई रखा था, डिबेंचर्स फॉर्म में रखा था, क्या कोई कवर है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कवर ECG जिसे हम कहते हैं, कोई कवरेज एप्लीकेबल है, कोई रास्ता है कि बैंक किसी थ्रू किसी किसी भी तरह इनसे अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। जैसे कई लोग क्या हैं लोन लेने के टाइम पे अपना घर गिरवी रख देते हैं, तो वो घर की वैल्यूएशन लगाई जाती है, क्या ये वैल्यू इरोड तो नहीं हो गई है, बैंक वालों को वो नीलाम करके क्या उनके पैसे मिल जाएंगे। तो ब्रॉडली एक कस्टमर बैंक 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है, क्या वो स्टैंडर्ड एसेट में आता है, सब स्टैंडर्ड में आता है, डाउटफुल में आता है कि लॉस एसेट की कैटेगरी में आता है।